इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में एक और पार्ट होता है जो कि होता है प्रिंट ऑन डिमांड। नाउ ड्रॉप शिपिंग जैसे ही होता है प्रिंट ऑन डिमांड, इसमें भी आपको प्रोडक्ट्स बल्क में नहीं परचेज करना पड़ता। सप्लायर सारी चीजें हैंडल करता है, प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। जैसे ही आपके पास ऑर्डर है सारी की सारी चीजें ये करेगा आपका सप्लायर, राइट। तो प्रिंट ऑन डिमांड इसलिए भी अच्छा रहता है बिकॉज प्रिंट ऑन डिमांड में आपके पास ये ऑप्शन है कि शिपिंग बहुत जल्दी होती है, क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट्स की वो भी काफी अच्छी रहती है। तो प्रिंट ऑन डिमांड का मतलब हो गया जैसे ही आपको ऑर्डर है उसके बाद वो चीजें वहां पे प्रिंट होगी। जैसे ये टी शर्ट है, इसमें मैं जो मर्जी डिजाइन यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ एंड फिर मैं इसे प्रिंट ऑन डिमांड के थ्रू जो भी एप्स होते हैं शॉपिफाई पे, ये मैं डायरेक्ट भेज सकता हूँ अपने कस्टमर तक। तो शॉपिफाई का आपको एक स्टोर खोलना होता है, इसके लिए काफी सिंपल है। जिसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां पे आप क्लिक करके एक शॉपिफाई का स्टोर खोल सकते हो एंड उसके बाद आप खुद का एक प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आज प्रिंट ऑन डिमांड बिल्कुल स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करना है एंड क्या क्या इसमें चीजें होती है, किस किस चीजों का आपको ध्यान रखना है, उसके लिए आई हैव विद मी निष्कर्ष शर्मा एंड वो बिल्कुल स्क्रैच से कैसे करते हैं चीजें, कैसे आप इसमें प्रॉफिटेबल होंगे एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहती है इसमें, सारी की सारी चीजें आज वो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताएंगे। एंड आई होप कि आपको इसमें क्लैरिटी मिल जाए और आप खुद का एक बिजनेस अगर स्टार्ट करने की सोच रहे थे तो इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी मिलके आप वो चीजें स्टार्ट कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट आज की इस वीडियो को। तो आज हमारे साथ है निष्कर्ष शर्मा एंड सबसे पहले आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे दो कि आपने क्या क्या प्रिंट ऑन डिमांड में किया है, कितनी आज तक आपने सीएल से जनरेट की एंड वो सब बैक स्टोरी कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपको प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में पता चला। ओके, तो मेरा नाम निष्कर्ष है और मैं दिल्ली से हूँ। हम लोग प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं 2017 से, तो हम ई कॉमर्स में 2017 से हैं। तो अब कितना 4-4.5 साल, क्या 4.5 साल से ज़्यादा ही हो गए। हम लोगों को प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में पता चला सबसे पहले भाई मैंने कुछ लोगों को देखा जो बहुत मल्टीपल 6 फिगर्स और स्क्रीनशॉट्स डाल रहे थे और लोगों के फेसबुक ग्रुप में कि हमने इतना कर लिया, हमने उतना कर लिया। मुझे वहाँ से ई कॉमर्स के बारे में पता चला, ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता चला। तो फिर मैंने ड्रॉप शिपिंग ट्राई किया। मैंने सबसे पहले एक मेंटोर ढूंढा, उसको $10,000 दिए सीखने के लिए ये काम करता कैसे है। वो मेरे एक दोस्त का मेंटोर था जो $300,000 अ मंथ कर रहे थे 2017 में। तो वहां से मेंटोरशिप लिया मैंने। ड्रॉप शिपिंग चाइना रेगुलर ड्रॉप शिपिंग ट्राई किया, आई कुड नॉट मेक इट वर्क। तो उसके बाद उसने बोला कि यार तुम पीओडी क्यों नहीं ट्राई करते। तो उसने मुझे बताया पीओडी क्या होता है, कैसे होता है। फिर मई 2017 में हम लोगों ने पीओडी स्टार्ट किया और तब से लेकर अब तक हम लोग कुछ $4.5 मिलियन प्लस डॉलर्स इन रेवेन्यू कर चुके हैं अपने खुद के मल्टीपल पीओडी स्टोर्स पे। एंड प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है? लाइक अगर कोई नई ऑडियंस इसे देख रही है, कोई आज नया बंदा है, उसे प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट करना है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रिंट ऑन डिमांड, व्हाट इज प्रिंट ऑन डिमांड? सो प्रिंट ऑन डिमांड एक ड्रॉप शिपिंग का ही बिजनेस मॉडल है। तो होता है ड्रॉप शिपिंग ही है इसमें, लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड में प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं। अब जैसे एक सबसे बेस्ट सेलिंग प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट एक टी शर्ट है। एक प्लेन टी शर्ट अगर आपने पहनी है, आपने क्या किया, आपने उसका एक डिजाइन बनवाया। मतलब डिजाइन से मेरा मतलब है कुछ ऐसा जो यहाँ पे प्रिंट हो सके। और लोगों ने बहुत सारे ये स्टोर्स सुने होंगे, bewcook.com, soldstore.com, जहाँ पे अलग अलग कोड्स लिखे होते हैं। जैसे एक टी शर्ट ट्रेंड आया था लास्ट ईयर, शायद वो अपना टाइम आएगा जब वो मूवी आई थी रणवीर सिंह की। तो बहुत वो टी शर्ट सेल हुई थी। तो मान के चलो आपने कोई ऐसा डिजाइन बनवाया या बनाया, उसको आपने क्या किया, अपनी साइट पे अपलोड कर दिया एक टी शर्ट के ऊपर प्लेस करके, कैनवा पे या जैसे भी प्लेस करके। और जब भी आपके पास सेल आई तो आपका प्रिंटिंग पार्टनर जो सप्लायर होगा वो उस टी शर्ट को प्रिंट करेगा और आपके कस्टमर को शिप करेगा। तो ये बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग की तरह काम करता है। बस एक चीज का फर्क है कि इसमें प्रोडक्ट जो है वो प्रिंटिंग से रिलेटेड हो जाते हैं और ऑन डिमांड मॉडल ही होता है। चाहे आपके पास एक ऑर्डर आए, 100 ऑर्डर आए, जितने भी आए, आपका सप्लायर उस चीज को करेगा, मतलब उसको प्रिंट करके उसको फुलफिल करेगा। टी शर्ट्स, मग्स, हुडीज, शूज, ब्लैंकेट, जहाँ पे भी प्रिंटिंग इन्वॉल्व है वहाँ पे मतलब उस तरह के प्रोडक्ट्स आप प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर सेल कर सकते हो। ओके, एंड बिकॉज इसमें हम मेन चीज डिजाइन का रहता है, राइट? Yes. डिजाइन्स कैसे बनाए? अगर कोई बिल्कुल नया है इस टाइम पे, उसे पता ही नहीं कि डिजाइन कैसे टेस्ट करना है, बनाना कैसे, उनको डिजाइन का नॉलेज नहीं है इस टाइम पे, तो फिर अच्छा कैसे करें? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो काफी लोगों को लगता है कि उन्हें पीओडी करने के लिए खुद डिजाइनिंग आनी चाहिए, करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है। ऑल्दो वो खुद भी कर सकते हैं। कैनवा पे मेरे ऑडियंस में काफी लोग हैं जो खुद ही कैनवा पे डिजाइनिंग करते हैं। इनफैक्ट अभी हमारा एक क्लाइंट है जिन्होंने $1 मिलियन प्लस क्रॉस करे हैं लास्ट 3 साल में प्रिंट ऑन डिमांड से, और वो अपने डिजाइन खुद कैनवा से बनाते हैं। बट उनकी अलग बात है। बट अगर आपको आता है डिजाइनिंग, ग्रेट है, वरना मेरे को डिजाइनिंग नहीं आता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिजाइनर से बनवाता हूँ। उसका भी एक प्रोसेस है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, उस पर आई थिंक अभी हम बात करते हैं। आपने जब रिसर्च कर ली, आपने वो डिजाइन जो डिजाइन आपने ढूंढे वो आपने किसी अच्छे टी शर्ट डिजाइनर से शेयर किए।
वो कुछ सिमिलर और बेटर क्रिएट करेगा और आपको दे देगा और आप वहाँ पे अपने स्टोर पे जाके इसको अपलोड कर दोगे। तो और एक अच्छा डिजाइनर आपसे 300, 400, 500 रुपए लेगा एक अच्छा डिजाइन बनाने के टी शर्ट के लिए, और आप फिर वहाँ से उसको अपने आप सेल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको खुद ही डिजाइन बनाना। ओके, अंडरस्टूड। एंड जैसे ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, राइट? बट पीओडी में आई थिंक डू वी हैव टू टेस्ट प्रोडक्ट ऑल्सो, और फिर उसके बाद डिजाइन, या फिर जैसे टी शर्ट स्टैंडर्ड है तो टी शर्ट पे ही करें? तो बड़ा अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग टी शर्ट्स वाली चीज ही टेस्ट करते हैं। तो मान के चलो कोई भी, सबसे पहले देखो रिसर्च आ जाती है। मान लो मैं वो भी एक बार कवर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ड्रॉप शिपिंग में हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं ना, कि और लोग क्या अली एक्सप्रेस पे क्या चल रहा है, स्पाई टूल्स पे क्या चल रहा है, और लोगों के स्टोर्स पे क्या चल रहा है। ये सेम फंडा हम लोग पीओडी में अप्लाई करते हैं। हम कुछ स्टोर्स पे जाते हैं, जैसे etsy.com एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो Etsy पे या टी स्प्रिंग पे या कोई भी ऐसी साइट पे आपने बेस्ट सेलर्स देखे, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स देखे, वो स्क्रीनशॉट्स लेके और टी शर्ट्स के मान लो आपने डिजाइनर को दिए, वो कुछ सिमिलर और बेटर बनाएगा, कॉपी नहीं करेगा, कुछ अलग बनाएगा, लेकिन मान लो वर्ड्स उसमें सेम होंगे, प्रोवाइडेड कि उस डिजाइन में कुछ कॉपीराइट रिलेटेड चीज नहीं है, जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं है, कोई मूवी का नाम नहीं है, कोई इंसान की फोटो नहीं है, कुछ नॉर्मल इंग्लिश से रिलेटेड कोई कोड लिखा हुआ है मान लो। तो फिर आपने उसको अपलोड कर दिया, फिर आप उसको आगे लॉन्च करोगे। तो ओवरऑल ये जो प्रोसेस है ऐसा रहता है। तो सबसे पहले हम लोग टी शर्ट टेस्ट करेंगे, उस डिजाइन को टी शर्ट पे प्लेस करके टेस्ट करेंगे। अगर वो वर्क किया बढ़िया है, फिर आगे आप सेम डिजाइन को और प्रोडक्ट्स पे भी टेस्ट कर सकते हो। जैसे आपने मग पे लगा दिया, हुडी पे लगा दिया, स्वेट शर्ट पे लगा दिया, फोन केस पे लगा दिया, तो फिर उसके बाद कर सकते हो। बट स्टार्टिंग पॉइंट आई रेकमेंड की टी शर्ट से स्टार्ट करा जाए। अंडरस्टूड। एंड डिजाइन्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने बोला कॉपीराइट वगैरह आ सकता है, तो इसमें कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए, एक जब आपने वो देखा था स्ट्रेंजर थिंग्स, जब आया था एक सीरीज नेटफ्लिक्स पे, तो मैंने हुडीज पे उसी के डिज़ाइन लगा के, फ़ोन केस पे वो डिज़ाइन लगा के, फिर मैंने वो सेल करना स्टार्ट किया था। तो फिर उसमें मेरे को मतलब कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ कॉपीराइट वाला है और ये चीज़ नहीं है? ना, इसका आंसर है किस्मत। तो कई बार क्या होता है कि काफी लोग प्रमोट कर भी जाते हैं एंड लकीली उनको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो ब्रांड्स होते हैं इनकी ना प्रॉपर लॉयर्स की आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर्स की टीम होती है। तो अगर आप उनकी नजर में आ गए तो वो आपको प्रॉपर लीगल नोटिस भेजता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो जो मेरा पहला विनिंग डिजाइन था ना, वो एक हैरी पॉटर शर्ट। उसमें एक कोड था, Hogwarts wasn't hiring, so I teach muggles instead. तो ये हैरी पॉटर रिलेटेड है। अब हम इसको अच्छे से सेल कर रहे हैं, मेरा लगा वाओ बढ़िया है बढ़िया है। फिर हमें नोटिस आया वार्नर ब्रदर्स से। बैरी नाम का एक बंदा था, उसने हमें नोटिस भेजा कि तुम ये गलत कर रहे हो और ये हमारा आईपी है, ये हैरी पॉटर का एम का साइन है, यहाँ पे मगल वाली टोपी है, ये झाड़ू है, ये सारे हमारे कॉपीराइट्स हैं, तो तुम या तो इसको हटाओ या हम तुम पे केस ठोकेंगे। तो वहां से फिर हमने वो ऑफ कोर्स रिमूव किया। कई बार क्या होता है कि वो शॉपिफाई को कंप्लेन कर देते हैं, फिर वो डीएम वाले जो होते हैं, तो शॉपिफाई अपने आप आपको हटा देता है। तो और अगर ये आप ज्यादा करोगे, अगर ये 3 या 4 बार हो गया आपका, तो शॉपिफाई आपका स्टोरी डिलीट कर देता है। तो ये ऐसा है। काफी लोग को मैंने ऐसा भी सुना है कि काफी लोग बड़ी से बड़ी चीज प्रमोट कर देते हैं, पैसा कमा लेते हैं और खत्म कर लेते हैं। उसमें भी ना कई बार ये ब्रांड्स वापस आके आपका दरवाजा खटखटाएंगे कि तुमने 5 महीने पहले 6 महीने पहले प्रमोट किया था, तब से लेकर अब तक जो भी तुम्हारी सेल हुई है उसका हमें इतना % रेवेन्यू शेयर करो। ऐसा भी होता है, वो केसेस चलते हैं। तो इसलिए रिस्की है ये बहुत ज्यादा काम। करेक्ट। मतलब कोई ऐसा श्योर भी नहीं है टू डिसाइड कि ये चीज कॉपीराइट वाला होगा, इससे अवॉइड करते हैं। इसका आंसर ये है कि यार कोई भी ऐसी चीज प्रमोट मत करो जो आपको पता है कि या तो किसी मूवी से रिलेटेड है, किसी कार्टून से रिलेटेड है, या किसी और इंसान से रिलेटेड है। जैसे काफी लोग क्या करते हैं कि शाहरुख, एग्जांपल दे रहा हूँ, कि शाहरुख खान की फोटो लगा दी टी शर्ट पर, उसको सेल कर रहे हैं, तो वो मत करो, क्योंकि उसमें शाहरुख खान आप पे केस कर सकता है। या मान लो कि आपने किसी मूवी का कोई गाना था, आपने वो गाने की लिरिक्स लिख दिए, मत करो। या कोई आपने मूवी में कोई कार्टून देखा, कोई क्या कुछ भी देखा आपने, या मान लो गुची, काफी लोग क्या करते हैं गुची का लोगो लगा के बेचते हैं, वो मत करो, क्योंकि वो किसी और का ब्रांड है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको पता है किसी और ने बनाई है, मैं वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, मतलब कोई गाना, कोई डायलॉग, कोई लोगो, कोई कैरेक्टर, उस तरह की चीजें आपको अवॉइड करनी है। बाकी सिंपल चीजें होती है ना, जैसे मान लो आप कोई भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे आई एम द लकी सन ऑफ एन ऑसम मॉम एंड शी गिव मी दिस शर्ट। तो ये सिंपल सा कोट है। इस तरह के डिजाइन पीओडी में बहुत चलते हैं। एक सिंपल कोट है जो एक माँ अपने बेटे के लिए खरीदेगी। इस तरह के डिजाइन है जो लोगों को करने चाहिए ओवरऑल। अंडरस्टूड। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का था, उसमें काफी सारे कोट्स थे गेम ऑफ थ्रोन्स के। कौन से? विंटर इज कमिंग करके वैसे टाइप के भी काफी थे। तो मतलब वो सेफ एरिया में, वो ग्रे एरिया में आ जाएगा, बट
विंटर इज हाँ मतलब विंटर इज कमिंग फिर भी थोड़ा ग्रे एरिया में है, बट पता नहीं अगर गेम ऑफ थ्रोन्स वालों ने ये विंटर इज कमिंग को कॉपीराइट कराया हो, क्योंकि करेक्ट मैंने सोल्ड स्टोर एक बहुत बड़ा स्टोर है करेक्ट एक में देखा था। तो ये लोग क्या करते हैं, लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार वो लोग कैसे कर रहे हैं फिर? तो उन लोगों ने ना कॉपीराइट्स ले रखे होते हैं, उन्होंने Correct. फ्रेंचाइजी ले रखी होती है ब्रांड से पैसा देके, और वो हर सेल पे रॉयल्टी देते हैं ब्रांड्स को। तो कई बार अगर आप बड़े ब्रांड्स को ये करते हुए देखते हो, उसका ये मतलब है उन्होंने रॉयल्टी और कॉपीराइट और अच्छा फ्रेंचाइजी ले रखा है, तभी वो ये चीज कर पा रहे हैं। ओके अंडरस्टूड। एंड इसमें स्ट्रेटजी क्या रहेगी? लेट्स से कि आज मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ अपना प्रिंट ऑन डिमांड का स्टोर, मेरे माइंड में लाइक माइंडसेट क्या रहना चाहिए, कितना पेशेंस मेरे को चाहिए, कितना टाइम लगेगा इसमें, डिजाइन्स कितने टेस्ट करने चाहिए, वो सारी चीज़ें। अच्छा आइडिया, अच्छा क्वेश्चन है। तो यार देखो, सबसे पहले माइंडसेट तो यही है जो किसी भी बिजनेस में होता है, कि ई कॉमर्स को या प्रिंट ऑन डिमांड को एक बिजनेस की तरह देखो। पहली चीज, अगर आप कोई भी ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करेगा ना, ई कॉमर्स का या पीओडी का, या कोई भी बिजनेस कि यार मैं बस पैसे कमाना चाहता हूँ, बात खत्म, तो वो गिव अप कर देगा। क्योंकि इस प्रोसेस में ना ऐसा नहीं होता कि आपने एक प्रोडक्ट टेस्ट किया या एक डिजाइन टेस्ट किया और आप माला माल हो गए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सेल्स आ भी रही है तो हो सकता है वो फिर सेल्स ना आए, तो आपको कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि ई कॉमर्स एक बिजनेस है। जैसे कोई नॉर्मल इंसान एक दुकान खोलता है, वो दुकान खोलता है, वो सिक्योरिटी देता है कुछ महीनों की, वो सामान का पैसा देता है, वो बिजली पानी एसी का पैसा देता है, वो स्टाफ रखता है, वो इतना इतना पैसा लगाता है एक दुकान खोलने के लिए। अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, वो भी आपकी एक ऑनलाइन दुकान ही है, लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है, आपको बस रेंट नहीं देना पड़ रहा है इतना ज्यादा, या आपको स्टाफ नहीं हायर करना पड़ रहा है, आपको प्रोडक्ट्स पहले से नहीं खरीदने पड़ रहे हैं, तो आप ऑलरेडी बहुत पैसा बचा रहे हो। लेकिन इसमें आपको मार्केटिंग में पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि दुकानों का क्या है ना कि लोग आते जाते देख लेते हैं, लेकिन आपके स्टोर को अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे, एड्स नहीं चलाओगे, मार्केटिंग से मेरा मतलब है हाउ विल पीपल गेट टू नो अबाउट यू। तो दूसरी चीज, पहली चीज लॉन्ग टर्म गेम है, दूसरा चीज इन्वेस्ट करने के लिए इसमें रेडी रहो। अब लोगों के दिमाग में आता है सवाल कि हम कितना बजट रखें, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि कम से कम 30-40 हजार 50 हजार रुपए का बजट अच्छा है एक प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर स्टार्ट करने के लिए। और मैं सारा ये जो बात कर रहा हूँ, मैं ये इंटरनेशनल पीओडी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे यूएस के सप्लायर्स आपके लिए विद इन यूएस या यूएस से ऑस्ट्रेलिया, यूएस से यूके या कनाडा में शिप करेंगे, या आपको ये बाकी कंट्रीज में भी सप्लायर्स मिल सकते हैं। मैं इंडियन पीओडी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मार्जिन कम होते हैं, स्पेशली टी शर्ट जैसी चीजों में। तो हाँ, कमिंग बैक, तो अपना दूसरा चीज बजट 30,000 to 50,000 I रेकमेंड। और ऐसा मत सोचो कि यार 40-50 हजार रुपए मैंने कहीं से लोन लेके लगा दिए, मेरी तो दुनिया बन जाएगी। अगर इतना ही आसान होता अपना मिलियनेयर बन जाना या इतना पैसा कमा लेना, तो यार हर कोई 40-50 हजार रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट कर लेता। बट सक्सेस रेशियो कम है, क्योंकि अगर वो मान के चलो वो पैसे खत्म भी हो गए ना, आपके पास फिर भी कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। मान लो आपके पास कोई जॉब है, या आप कहीं और से उसको जुगाड़ कर सकते हो, फैमिली से ले सकते हो, या कोई इंटर्नशिप से ले रहे हो, तो 15-20 हजार रुपए महीना आपके पास हैंडी होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सको अगर चीजें ऊपर नीचे जाएं। फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जो यूजुअली मैंने देखा है 6 से 12 महीने में आता है, जहाँ पे ना आपका बिजनेस सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, मतलब आपके पास पैसा आएगा और आप उन्हीं प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करे जा रहे हो और अपना बिजनेस बूटस्ट्रैप करके बढ़ाए जा रहे हो। तो लेकिन उस लेवल को आने में कई लोग 1-2 महीने में भी कर लेते हैं, कुछ लोगों को 6 महीने, कुछ लोगों को साल भी लग जाता है। आई मीन वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ओके। एंड जैसे आपने बोला लाइक मार्जिन्स वगैरह इसमें कितने रहेंगे अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, एंड ऑल्सो लाइक 30-40,000 आपने जैसे बोला बजट अगर हमें चाहिए, व्हाट इफ किसी के पास उतना ही लिमिटेड अमाउंट है? फॉर एग्जांपल काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्ट करेंगे ये बिजनेस, अगर उनके पास उतना ही अमाउंट है फिर वो कैसे करें, एंड हाउ मच टू एक्सपेक्ट कि तुम इसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाओगे या फिर नहीं होंगे? बिकॉज काफ़ी लोग बोलते हैं कि दे वांट टू मेक $100,000 एंड उनका बजट 30-40,000 रुपीज़ ही होता है। अंडरस्टूड। दो सवाल हैं। पहला सवाल जो आपने बोला ना प्रॉफिट मार्जिन वाला, तो देखो, जब तक हम लोग इंडियन पेपैल अकाउंट यूज कर रहे थे ना, इंडियन, देखो एक नॉर्मल इंसान कैसे स्टार्ट करेगा, नॉर्मल इंसान मतलब आपको इंडिया से ऐसे स्टार्ट करता है, हमने भी ऐसे किया था। आप इंडियन पेपैल अकाउंट बनाओगे, उससे आप पेमेंट्स एक्सेप्ट करोगे, पे आप करोगे एक इंडियन क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, व्हाटएवर। अगर आप INR करेंसी में पे करते हो फेसबुक को, तो 18% GST भी आप उसमें देते हो, और वो GST आपको वापस नहीं मिल सकता, पहली चीज। दूसरा, क्योंकि आप पेपैल से, क्योंकि जो पैसा पेपैल से आता है आप उसमें GST देते नहीं हो, क्योंकि वो बाहर से पैसा आ रहा है आपका। तो अगर आप प्योर इंडियन करेंसी और इंडियन पेपैल अकाउंट से कर रहे हो, तो आप प्रोवाइडेड कि आप लगे हुए हो और वो विनिंग डिजाइन मिल रहे हैं, विनिंग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 10% मार्जिन कमाओ। 10% मार्जिन ऑन अ स्केल ऑफ लेट्स से $10,000 महीना कर रहे हो मान लो, तो 10% मार्जिन में मार्केट कर सकते हो।
अब सवाल आता है इस 10% को मैं 20% पे कैसे लेके जाऊँ, हम लोग कैसे लेके गए? तो 20 से 25 इवन 30% मार्जिन पे हम लोग ऐसे गए हैं। पहली चीज, हम लोगों ने यूएस में कंपनी खोली। तो बहुत सारे सर्विसेज हैं, जैसे फर्स्ट बेस.io है, आपने यूएस में कंपनी खोली, तो उससे क्या हो जाएगा, सबसे पहले करेंसी कन्वर्जन फीस आपकी बच जाएगी। मतलब जो आप बेस डॉलर में रहे हो लेकिन इंडियन पेपाल उसको आपको रुपीज में देगा, और वो रुपीज में भी अपना मार्कअप भी रखता है अच्छा खासा, तो वो आपका पैसा लूज हो रहा है। तो एक तो आपका सारा पैसा यूएसडी में ही आएगा आपके यूएस बैंक अकाउंट में, और आप वर्चुअली आपको यूएस जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको वहीं से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, तो उससे आप करेंसी कन्वर्जन आपने वहां पे भी बचा लिया, आपको वहां पे दिक्कत नहीं है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह आपकी काफी कम हो गई है, तो वो और बेनिफिट हो जाता है। तो जब से हम लोग अपना सारे ऑपरेशन हमने यूएस में शिफ्ट कर दिए, जहाँ पे अपने पास यूएस के कार्ड्स हैं, यूएस के पेमेंट गेटवेज हैं, इवन हमारी फुलफिलमेंट वाले को भी यूएस डॉलर्स में पेमेंट होती है, तो हमारे मार्जिन ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स से 2x हो गए। तो इससे आप अपने एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके मार्जिन काफी बढ़ जाए। तो अगर आप अभी हमसे पूछोगे, मैं और इवन जो हमारे टॉप क्लाइंट्स हैं, जो जिनको मैं यही रेकमेंड करता हूँ, वो अभी एवरेज 17, 18, 20% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन से क्लिक कर रहे हैं। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो महीने का 30, 40, 50,000 डॉलर रेवेन्यू कर पा रहे हैं। हाँ जी, आपने जो दूसरी चीज पूछी कि लोगों के पास बजट लिमिट होता है, स्टूडेंट्स हैं, बजट लिमिटेड है, उनको अर्न करना है, तो सबसे पहले तो देखो 30-40,000 रुपए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसमें स्टार्ट कर ही नहीं सकते, बट आई वुड रेकमेंड, जैसे चिराग मुझे पता है आप ये रेकमेंड करते हो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ट्राई करो। तो अगर आप लोगों के पास कम बजट है तो आप इन्फ्लुएंसर्स को ट्राई कर सकते हो, किसी भी नीश इन्फ्लुएंसर। अब उसका प्रोसेस आई एम श्योर आपको चिराग के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, मैंने देखी है वीडियोस, तो वो वाला प्रोसेस फॉलो करो, उसमें आपका कम बजट लगेगा और आपके पास सेल्स आ सकती है। वरना अगर आप एड्स ही करना चाहते हो तो एड्स में आप एक काम करना, एक ना नियो ग्लोबल करके कार्ड आता है, नियो ग्लोबल करके एक फॉरेक्स कार्ड आता है, तो वो क्या करेगा आपको, वो आप उसको इंडियन रुपीज में उस कार्ड को टॉप अप करोगे, लेकिन आप यूएसडी में स्पेंड कर पाओगे। तो आईएनआर करेंसी का एड अकाउंट ना बना के यूएसडी करेंसी का एड अकाउंट बनाना, उससे आप 18% जेसीसी करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, फेसबुक पे जब आप टेस्टिंग करो तो अपने एड्स को टाइम पे बंद करो, अपने एडसेट्स को टाइम पे बंद करो। अगर पहले दिन पे, मैं ये बोलता हूँ, अगर पहले दिन पे क्लिक रेट $2 से ज्यादा है, $5 स्पेंड करने के बाद एक एडसेट पे बंद कर दो, दूसरे दिन पे ऐड टू कार्ट ना है बंद कर दो, तीसरे दिन में परचेज ना है बंद कर दो। तो टाइमली बंद करो ताकि पैसा वेस्ट मत करो। ऐसा मत सोचो कि यार ये फेसबुक को जादू कर देगा और ये चल जाएगा अगर मैं पैसा लगाता रहूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। रेयर होता है वो कि जिस चीज में चलना होता है ना, वो पहले 1-2 दिन 3 दिन में आपको परफॉर्मेंस दिखा देगी। तो हाँ, अगर आपका लो बजट है, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा। और फिर भी आई वुड से कुछ ना कुछ सोर्स रखो अपने पास कि अगर चीजें खराब भी हो तो आप अपने बिजनेस को बंद मत करो, क्योंकि यही रीजन होता है ना, लोग गिव अप कर देते हैं, पैसा खत्म हो जाता है, तभी सक्सेस होता है। अंडरस्टूड। एंड जैसे मैं पहले बोल रहा था, 7 to 8% एवरेज आपका कटेगा ट्रांजैक्शन चार्जेस में, राइट? Correct. एंड आपका 7 to 8% एक तो वो बच जाएगा, एंड दूसरा आपका 18% जीएसटी भी बच जाएगा, बिकॉज हम अगर इंडियन फेसबुक एड अकाउंट यूज करेंगे तो। हाँ जी, एकदम सही बोला आपने, इसलिए मार्जिन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। करेक्ट। काफी फायदा हो जाता है इससे। एंड अभी जैसे हम बोल रहे थे कि अगर बजट कम है एंड फिर अगर कोई स्टार्ट करता है तो फिर वो जल्दी स्टोर बंद कर देता है, तो उस केस में दे नीड एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ताकि वो उस चीज़ को सस्टेन कर पाए ज़्यादा। ठीक है। एंड जैसे कि आप बोल रहे थे फेसबुक एड्स में एक दिन ये नहीं होता तो फिर बंद कर दो, दूसरे दिन ऐड टू कार्ट नहीं होता तो बंद कर दो। तो व्हाट इफ लाइक अगर मेरे को एक प्रोडक्ट में अच्छी सेल आ रही है एंड फिर वो रुक गई, बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि चलो इसमें कभी ना कभी और ज़्यादा सेल आएगी, तो लोग उसी के चक्कर में, मैंने काफ़ी सारे ऐसे देखे हैं जो कि $1,000 एक प्रोडक्ट टेस्टिंग में लगा देते हैं एंड सेल उनको फिर भी 2 या 3 ही आती है। तो एग्जैक्ट लाइक क्राइटेरिया तो चलो नहीं होता, बट क्या माइंड में रहना चाहिए कि कब इसे स्टॉप करना है एंड कब दूसरे प्रोडक्ट पे मूव ऑन करना है? अच्छा क्वेश्चन है। तो यार अब देखो क्या होता है ना, मैं आपको सिंपल टेस्टिंग स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो हमारे लिए काम करती है, एंड आई वुड रेकमेंड कि आप लोग उसी को फॉलो करो, क्योंकि वर्क करती है हमारे लिए भी और हमारे काफी सारे क्लाइंट्स के लिए भी। पहली चीज तो मान लो आपने $5 से $10 एक एडसेट पर एडसेट का बजट रखा और आपने एक कैंपेन में 3 से 4 एडसेट लॉन्च किए। तो अगर आपका मान लो $5 मान लेते हैं, अब $5 स्पेंड कर, आपको पूरा स्पेंड होने देना एक दिन पे। अगर वो करने के बाद आपका कॉस्ट पे यूनिक लिंक क्लिक अगर $2 से कम नहीं है तो आप उस एडसेट को बंद कर दो। दूसरे दिन अगर उससे कम था तो आगे जाने दो, डे 2 में जाने दो, डे 2 पूरा स्पेंड होने दो। अब डे 2 पूरा खत्म हो गया, क्या आपके पास ऐड टू कार्ट आया? अगर ऐड टू कार्ट नहीं आया, डे 2 के बाद भी बंद कर दो। आया उसको डे 3 में जाने दो।
अब डे 3 में जब आप गए, अब आपको चाहिए परचेज, क्या आपके पास परचेज आया? आया, अच्छी बात है, आगे जाने दो, नहीं आया उसको बंद कर दो। तो ये फॉलो करते हुए डे 3 के बाद सिर्फ वही एड सेट चल रहे होंगे जिसमें कम से कम एक परचेज होगा। तो ये वाला फंडा हमारा क्लियर हो गया कि बंद कब करना है, और अब वही चल रहा है जिसमें परचेज है। अब पॉइंट आता है, आपने जो पूछा कि परचेज आ गई, लेकिन उसके बाद मान लो परचेज आनी बंद हो गई, बट लोग फिर भी उसको चलने देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर मान लो आप डे 5 या डे 6 पे हो, मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आप देखो कि क्या आज आप प्रॉफिटेबल हो, बेस्ड ऑन जो भी आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, जो भी आपका मार्जिन है, क्या आज आप प्रॉफिटेबल हो? अगर आप प्रॉफिटेबल हो आज, तो ठीक है, चलने दो। क्या आप और अगर आप मान लो आप आज प्रॉफिटेबल नहीं हो, आप कल भी नहीं थे, और आप ओवरऑल लास्ट 3 दिन में भी प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो उस एसेट को बंद। तो हम ये करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे कुछ भी पुराना चल रहा है, मुझे देखना है, तो मैं देखूंगा कि क्या आज मैं प्रॉफिटेबल हूँ। हाँ हूँ, तो चलो इसको चलने दो। मान लो आज नहीं हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या कल था। कल था तो चलो ठीक है, चलने दो। अगर नहीं था कल भी, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट 3 दिन देखूंगा, क्या लास्ट 3 दिन में मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो अगर मैं हूँ तो ठीक है, चलने दो। अगर लास्ट 3 दिन में भी नहीं हूँ, तो फिर मैं एसेट को बंद कर दूँ। तो ओवरऑल इससे क्या होता है ना, आपका काफी पैसा बच जाता है, और ये 3 दिन का साइकिल मुझे लगता है इनफ रहता है, हमारे लिए तो काफी इनफ रहता है देखने के लिए। हाँ, अगर आप एक काफी हाई मार्जिन प्रोडक्ट में हो, तो ये 3 दिन, मतलब जैसे पीओडी, अगर आप एक टी शर्ट सेल कर रहे हो, तो आपका मार्जिन $10 से $12 है। तो ये एक लो मार्जिन प्रोडक्ट है, इसमें सारा गेम वॉल्यूम का है। अब आप मान लो आपका आपका मार्जिन $20 है, तो ये 3 दिन ना देख के आप शायद 4 या 5 दिन देख सकते हो इस चीज को, राइट। तो ओवरऑल मैं ये रेकमेंड करता हूँ, ताकि लोग पैसा बचा सके। और गाइज ऐसा मत सोचो यार कि वो मेरे साथ भी हुआ है, वो सबके साथ होता है कि जो पहला प्रोडक्ट होता है ना, जिसपे सेल आ जाती है, हमें लगता है वाओ, ये तो मतलब माला माल बना देगा। ऐसा नहीं होता है। इमोशनल मत हो अपने एड्स को लेके, बहुत दिमाग से सोचो। इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स। नंबर्स को देख के जज करो, ये नंबर्स का गेम है, इमोशंस का गेम नहीं है। अंडरस्टूड। एंड जैसे आपने बोला कि अगर हम एक प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं, अगर तो चलो $20 से $25 के बीच का है, हम उसे $5 वाले एड सेट में कर सकते हैं 2 या 3 दिन। वॉट इफ हम ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो लाइक $20 का मेरे को पड़ रहा है, मैं $60 में बेच रहा हूँ, उसमें ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ परचेज काफ़ी ज़्यादा हाई होगा कम्पेयर टू दिस, एंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि 5, 10, $15 में उसको सेल नहीं आएगी। तो फिर उसमें टेस्टिंग कैसे करें? अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप जो अपने डेली के 2 चीजें हो सकती है। या तो आपने क्या किया, जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, उसको मॉडिफाई कर लो बेस्ड ऑन योर मार्जिन। तो मान लो मेरा ये फॉर्मूला $10 मार्जिन के लिए काम करता है, आपका मान लेते हैं $20 का मार्जिन है, मतलब डबल। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना कैंपेन बजट डबल कर दो, मतलब एड सेट बजट आपने डबल कर दिया इस केस में। टाइमलाइन आपने सेम रखी है, क्योंकि आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो पे करने के लिए, और ज्यादा मतलब यू कैन वेट मोर बिफोर यू गेट अ सेल। तो या तो आप ये चीज कर दो, और या तो आप टाइम डबल कर दो। मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि एक दिन, पहले दिन पे क्लिक आना चाहिए $2 से, ये एक दिन ना करके इसको 2 दिन कर दो। फिर ऑटो कार्ड वाले अगले 2 दिन, परचेज वाले अगले 2 दिन, तो वो 3 से 6 दिन हो जाएगा। अब अगर आपका मार्जिन $40 है मान लो, तो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ व्हाट आई शेयर्ड। तो इस केस में यू कैन ईदर इंक्रीज द ड्यूरेशन, और यू कैन इंक्रीज द बजट ऑफ द एड सेट। आइडियली आपको बजट इंक्रीज करना चाहिए एड सेट पे। तो $5 ना स्पेंड करके मैं $20 पर एड सेट स्पेंड कर दूंगा, बाकी सब मेरा सेम रहेगा। अंडरस्टूड। एंड व्हाट वुड यू रिकमेंड कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है इस टाइम पे, स्टार्टिंग में छोटे बजट वाले प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर मीडियम बजट, या फिर हाई बजट, कैसे टाइप के? आप मार्जिन की बात कर रहे हो ना? या लाइक प्रोडक्ट कितना प्राइस में अगर हम रखते हैं, लेट्स से अगर मैं $10 का $20 में बेच रहा हूँ, $30 में बेच रहा हूँ, या फिर आई शुड फोकस मोर ऑन $20 का $40-50 में बेचना? यार मेरे को लगता है कि आपको हाई मार्जिन गेम खेलना चाहिए। अब जैसे देखो, अब अगर आप मेरे से अभी पूछोगे, तो अभी जब से हम लोगों ने अपना ब्रांड बिल्डिंग वाली चीज स्टार्ट करी है ना, उसमें हम लोग का एवरेज ऑर्डर वैल्यू $108 है। अभी इनफैक्ट आधे घंटे पहले हमारा एक $400 का ऑर्डर आया है। तो ये सारा, और अब मुझे समझ आता है कि यार देखो क्या होता है ना, अगर आप कम वॉल्यूम में आपकी वैल्यू ज्यादा है, उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है, एंड आई एम बी वेरी ऑनेस्ट। तो पीओडी वगैरह बढ़िया है, अच्छे बिजनेस है, बहुत अच्छे बिजनेस हम अभी भी करते हैं, हमने काफी अच्छे सिस्टम बना रखे हैं उसके लिए। इट्स ग्रेट, उसमें वॉल्यूम है, बढ़िया है। लेकिन नाउ यू नो, बिकॉज वी बिल्डिंग आवर ओन ब्रांड, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कुछ हाई मार्जिन गेम खेलो, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी चीज सेल करो, अच्छे टाइम में पहुंचाओ अपने कस्टमर के पास, फिर उसे चार्ज भी वैसा करो। हो सकता है आपको वो प्रोडक्ट 20 या 30 का पड़े, तो 30 का भी पड़ रहा है, आप उसको आराम से 60, 70, 80, 90 का सेल कर सकते हो। आइडियली 2 से 3 टाइम्स का वो रखो मार्कअप फी, और मतलब कॉस्ट प्राइस वर्सेस सेलिंग प्राइस। आई वुड रेकमेंड आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो ओवरऑल, अगर आपके पास चॉइस है तो। करेक्ट, बट उसके लिए यू नीड ज़्यादा बजट फॉर मार्केटिंग।
हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा अच्छा पॉइंट है। फिर आपको पैसा भी उस हिसाब से लगाना पड़ेगा। और लेकिन हाँ, अगर आप मेरे से ओवरऑल पूछोगे, मैं ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मान लो एक्सपीरियंस है, जिनके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। बट जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देन आई वुड रेकमेंड छोटे बजट से स्टार्ट कर रहे हो तो पीओडी ये $20-25 वाले प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, गेम समझो, प्रॉफिटेबल हो जाओ, फिर धीरे-धीरे उसको बढ़ाते रहो। हम लोग ने भी ऐसे किया है। हमने पूरा स्टार्ट वहीं से किया। हम पहले 15, 20, 25, 30 ऐसे कर करके आज हम $80 के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो एक जर्नी रहेगी ये। अगर आप ज्यादा बजट है आपके पास, लाख 2 लाख 3 लाख, तो कर लो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट टेस्ट, वरना आई वुड रेकमेंड कि आप पीओडी टाइप मार्जिन वाले प्रोडक्ट से स्टार्ट करिए। करेक्ट। एंड स्केलिंग फेज में हम कब जाएंगे? लाइक 3 दिन के बाद हम देखेंगे अगर चलो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हम प्रॉफिटेबल इस पर्टिकुलर एसेट में, फिर व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप इसके बाद? अच्छा क्वेश्चन है। स्केलिंग हम तब करेंगे जब हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल कैंपेन पे हम प्रॉफिटेबल है। तो और चाहे वो 3 दिन में आए, 5 दिन में आए, 10 दिन में आए, मेरे को ओवरऑल कैंपेन पे प्रॉफिट चाहिए। मतलब ये प्रोडक्ट मुझे अब इसने प्रूव कर दिया है कि ये वर्थ है स्केल करने के लिए, ये वर्थ है कि मैं इसको और अटेंशन दूं, इसमें मैं और पैसा लगाऊं। तो जब ये हो जाएगा तब मैं स्केल करूंगा। अब ये स्केलिंग कैसे करूंगा? हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत सिंपल प्रोसेस है, और सिंगल इंटरेस्ट एडसेट्स ऐड करना स्टार्ट कर दो अपने कैंपेन में। मतलब जितने पॉसिबल इंटरेस्ट मिलते हैं सिंगल एडसेट्स में डालते रहो, 5-5 या $10 के बजट पे, और सेम प्रोसेस फॉलो करो जो 3 दिन वाला रूल मैंने आपको बताया, क्लिक ऐड टू कार्ट परचेज वाला। जो चल रहा है चलने दो, जो नहीं चल मतलब जिसमें वो मैट्रिक्स नहीं है उसको बंद कर दो। और ये आप तब तक करोगे, मतलब ये मान लो आप, और आप हर 2-3 दिन में नए नए इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो। लाइक यू कैन ऐड 3 एडसेट्स एवरी 3 days, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। और ये तब तक करो जब तक आप सारे इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ना डाल चुके हो। जब आपने सारे डाल दिए, फिर आप वेट करो एक बार 100 सेल पार करने का, और साथ में रीटारगेटिंग ऐड भी चला देना। और जैसे ही 100 सेल आपकी पार हो जाए, मतलब 80, 90, 100 जो भी, तब आप अपने लुक लाइक ऑडियंसेस पे आ सकते हो। ये हमारे लिए बेस्ट काम करता है। फिर आप लुक लाइक्स बनाओ, उसमें व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट परचेज, पेज एंगेज, और फिर लुक लाइक ऑडियंसेस के थ्रू आप स्केल कर सकते हो। करेक्ट। एंड इसमें ओरिजिनल एड सेट का क्या होगा? लेट्स से अगर मेरे को प्रॉफिट आ रहा है ओरिजिनल में, लोग क्या करते हैं उसी को फिर बजट बढ़ा देते हैं उसका, अच्छा अच्छा, एंड हाँ फिर उसके बाद सेल्स नहीं आती उनको, फिर वो बोलते हैं हमने ओरिजिनल एड सेट में ये चेंज किया, अब सेल ही नहीं आ रही। हाँ। तो इसका ना बहुत सिंपल फंडा है। कभी भी कोई ऐसी चीज जो प्रॉफिट करके दे रही है उसको रोको मत। जो प्रॉफिट नहीं कर रही, चाहे वो आपका सबसे पहला एड सेट है जिसको आप प्यार करके उसमें अपने दिल बना रखते हो, कोई भी, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज आज प्रॉफिटेबल नहीं है, कल नहीं थी, लास्ट 3 दिन में भी नहीं है, या मैक्सिमम लास्ट 4 दिन में भी नहीं है, आप उस चीज को बंद कर दो। उसमें बजट बढ़ाओगे कोई सेंस नहीं है। कम कर सकते हो और देख सकते हो अगर वो चेंज हो जाता है तो। वरना व्हाट वी डू इज कि हम उसको फिर बंद ही, अब डिपेंड करता है। अगर वो $5 पे ही चल रहा है और उससे भी मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं दे रहा है, फिर तो मैं बंद ही कर दूँ। मान लो कोई एड सेट है जो मेरा $100 अ डे पे चल रहा है, अब $100 अ डे पे चल रहा है, और वो ठीक है, तो चलो उस केस में मैं आज या कल या मैं लास्ट 3 दिन में प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, तो मैं 100 को 50 कर दूंगा, मैं थोड़ा और टाइम दे दूंगा उसको। उस पे भी नहीं चला, उसको 25 कर दूंगा 1-2 दिन के लिए। तो उसको मैं एकदम से बंद ना करके, मैं उसको धीरे धीरे बजट कम करके भी देखूंगा कि क्या ये मेरे लिए परफॉर्म करना स्टार्ट करता है या नहीं। करेक्ट। एंड स्केलिंग के लिए वुड यू रिकमेंड लाइक वर्टिकल स्केलिंग की बजट बढ़ाते रहो, या फिर डुप्लीकेट वाला लाइक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, लाइक आपने एक प्रॉफिटेबल एसेट को डुप्लीकेट करते गए? दोनों में से कौन सा आप उसमें रेकमेंड करोगे? सो स्केलिंग के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि हम लोग बजट इंक्रीज वाली चीज तो नहीं करते हैं। देखो, वैसे सही बात बताऊं ना, ये मैंने देखा कि कोई भी एक स्ट्रैटेजी नहीं है जो सबके लिए काम करती है। करेक्ट। हमारा अकाउंट बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है, बट व्हाट वी लाइक इसकी हम और एडसेट्स ऐड करें स्मॉल बजट्स पे। जैसे $5 या $10 बजट्स पे ही हमने और सिंगल इंटरेस्ट एडसेट्स ऐड कर दिए। हम लोग ने तब तक किया जब तक 100 सेल नहीं हो जाती, फिर हम लुक लाइक से भी सेम $5 या $10 पे हमने लॉन्च किया। ये सब करने के बाद मेरे पास जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग एडसेट्स बच जाएंगे, मतलब अगले 2-3-4 हफ्ते बाद, अज्यूमिंग कि मैं सब कर चुका हूँ, सारे इंटरेस्ट, सारे लुक लाइक मैंने टेस्ट कर लिए, जो भी मेरे बेस्ट परफॉर्मिंग एडसेट्स होंगे उनको मैं कैंपेन बजट में, कैंपेन सीबीओ कैंपेन में डाल दूंगा। और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वाले कैंपेन में मैं वहां पे 100, 200 या $300 डे के बजट से स्टार्ट करूंगा। तो मैं बजट एडसेट के लेवल पे कभी नहीं बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, मैं बजट बढ़ाऊंगा या कम करूंगा कैंपेन का ओवरऑल। और इस कैंपेन में मेरे बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स और एडसेट्स होंगे। अंडरस्टूड। तो सीबीओ हमेशा तब स्टार्ट करना चाहिए जब आपने टेस्ट कर लिया है इनिशियल फेज में। यस, मतलब जब आपने सीबीओ आपने तब किया जब आप एडसेट और इंटरेस्ट और लुक लाइक्स के लेवल पे सब ट्राई कर चुके हो। आपने सब ट्राई कर लिए, और ऑफ कोर्स क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है, आप वो ट्राई करे जा रहे हो, और जब आपको कुछ बचा ही नहीं है, मैंने तो सब ट्राई कर लिया, फिर आप क्या करोगे, चल ठीक है मेरे 5-10 एडसेट है जो बेस्ट काम कर रहे हैं, मैं इन्हीं को लगा के स्केल करूंगा। फिर आपने उनको एक सीबीओ में डाल लिया।
अब अगर आप ये बोलो कि चलो सीबीओ में आपने डुप्लीकेट कर दिया, पुराने वालों का क्या, सेम फंडा है। अगर वो चल रहे हैं उनको चलने दो, वो नहीं चल रहे उनको बंद करो, लेकिन सीबीओ पे तो आपको फिर जाना ही है। करेक्ट, बट देयर इज एक ये चीज़ भी ना कि अगर मैंने 2 एड सेट बनाए, एक सीबीओ और एक नॉर्मल एड सेट है, वो आपस में भी फिर कंपटीशन होगा उनका, बिडिंग की कंपटीशन। अच्छा पॉइंट है यार। पता है कंपटीशन का इशू तब आता है जब आपके बजट्स बहुत हाई हैं। अब एक सोचने वाली बात है, अगर मान लो $100 में मेरा ऑडियंस साइज मान लो 1 मिलियन है, एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर $5 स्पेंड करता हूँ ना, तो $5 में शायद मेरी ऐड 1000 लोगों को दिखे, मान लेते हैं। मैं अगर 50 करूंगा तो शायद 10,000 को दिखे, 100 करूंगा तो मान लो 20,000 को दिख रही है। तो $100 में 1 मिलियन में से 20,000 को ऐड दिख रही है, दूसरे ऐड सेट में भी मैं $100 लगा रहा हूँ और 20,000 लोगों को दिख रही है। तो इतने बड़े ऑडियंस में अगर 20,000 का दिख भी रहा है ना, तो जरूरी तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपके उसकी ओवरलैपिंग हो रही है, कि आपका जो ऑडियंसेस है वो ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे यूजुअली होता नहीं है। तो मैं यूजुअली लोगों को, मतलब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे बजट्स बहुत हाई जा रहे हैं, मान लो मेरा सीबीओ $1,000 पे मैं जा चुका हूँ, उस पे 1,000, 2,000, 5,000 पे जा चुका हूँ, मान लेते हैं। उस केस में फिर भी ये फर्क पड़ता है कि हाँ यार, बहुत इसी को चलने दो, उस छोटे वाले को बंद कर दो। बट एज अ सिंपल रूल ऑफ थंब, एज लॉन्ग है, अगर मैंने देखा कि यार जब से मैंने सीबीओ चलाया है, मेरा पुराना वाला भी बेकार हो गया है, ये भी बेकार हो गया है, तो दैट्स अ साइन कि ठीक है, एक को बंद कर देता हूँ। बट इफ दे कंटिन्यू टू परफॉर्म, दोनों आपके ठीक चल रहे हैं, फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो उसको चलना है। ठीक है, समझ गया। एंड ब्रांड बिल्डिंग के, जैसे अभी आप स्टार्ट किया आपने ब्रांड बिल्डिंग, इसमें एक पॉइंट मैं अभी कल परसों भी सोच रहा था कि जैसे कोई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहा है, उनका एक तो स्टार्टिंग में मोटिव है कि उनको प्रॉफिटेबल होना है जल्दी से जल्दी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो क्या करते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट मिला, दे आर नॉट लाइक फोकसिंग लॉन्ग टर्म उस चीज़ पे, वे जिसकी एक सेल आ जाए वो काफ़ी है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म कुछ बिल्ड करना है तो यू नीड समथिंग जिसमें आपको बार बार उसमें सेल आते रहे, रेपिटेटिव कस्टमर्स उसमें बहुत हो। तो वो कैसे लाइक हम कर सकते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, ताकि वो लॉन्ग टर्म क्रिएट हो। एंड ऑल्सो लाइक प्रिंट ऑन डिमांड में, बिकॉज इट्स नॉट लाइक ड्रॉप शिपिंग में तो हो गया, अगर मेरे को अपना लेबल वगैरह उसमें लगाना है तो मेरे को पहले बल्क में वो बाय करना पड़ेगा। बट जैसे प्रिंटफुल भी ऑप्शन देता है कि जो टी शर्ट की लेबल्स होते हैं उस पर आप अपना लोगो लगा सकते हो। तो ये हम प्रिंट ऑन डिमांड में कैसे अप्लाई करेंगे, ये ब्रांडिंग वाला पार्ट? अच्छा क्वेश्चन है। तो यार ब्रांडिंग वाली चीज ना पीओडी में कैसे होती है, जब आप एक नीश में घुस जाते हो, तो अगर आपको एक पीओडी ब्रांड, और हमने भी ऐसी सक्सेस मिली है, हम लोग एक नीश में है जिसमें हम बहुत ज्यादा घुस रखे हैं। तो आप स्टार्ट जनरल स्टोर से करते हो, आपने हर चीज जो आपको दिख रही है और लोगों के लिए चल रही है, आपने वो ट्राई करी, और जो चीज फिर आपके लिए काम कर रही है, आप उस वाले नीश में घुस गए। आप उसी नीश में आप और डिजाइन ढूंढने लग गए, या आप खुद ही डिजाइन के आइडिया सोचने लग गए, रिसर्च करने लग गए, अपने कस्टमर से बात करके आइडियाज लेने लग गए, और आप उसी नीश में घुस जाओ, तो ताकि आपका जो वो ब्रांड है वो उसी नीश में स्पेशलिस्ट हो जाए। तो ये तो हो जाएगा ऑन द लेवल ऑफ स्टोर, कि अब आप एक ऐसे गो टू प्लेस बन चुके हो, मान लो ऐसे लोगों के लिए जो वेटरन्स हैं, या ऐसे लोगों के लिए जो सिंगल मदर्स हैं, कुछ भी, काफी सारे नीशेस आ जाते हैं, या क्रिश्चियंस हैं लेट्स से। तो स्टोर के लेवल पे ये हो जाएगा, और इससे आपका रिपीट कस्टमर रेट बढ़ जाएगा, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपके स्टोर पे पैशनेट लोग आ रहे हैं जो उस नीच में बिलोंग करते हैं। प्रोडक्ट के लेवल पे बिल्कुल सही कहा आपने, ये प्रिंटिफाई, प्रिंटफुल, ये सारे लोग लेबल के पीछे लेबल लगा देते हैं, या पैकेजिंग वाले ब्रांडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये उसका आपसे कुछ पैसा ज्यादा लेंगे। और ये ऐसा नहीं होता कि आपने बोला एक पे कर दो तो एक पे कर देंगे, वो आपको बोलेंगे कम से कम हमें 1000 का ऑर्डर दो। मतलब अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी टिकट्स पे लोगो लगाऊं, तो कम से कम तुम मुझे 1000 ऐसे स्टिकर्स का ऑर्डर दो, क्योंकि मैं एक नहीं कर सकता। तो वो आपसे उसका पैसा पहले से ले लेंगे, या आपको बोलेंगे कि वही पहले से पे करके रख दो, जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे हम आपके निकालते रहेंगे। तो इसमें ब्रांडिंग ऐसी होती है। काफी लोग ये भी करते हैं यार, ये प्रिंटिफाई में ना जाके वो प्राइवेट वेंडर्स ढूंढ लेते हैं यूएस में, और उनसे डायरेक्टली इस चीज पे काम कराते हैं, उससे वो पैसा भी बचा लेते हैं ओवरऑल, और उनका फुलफिलमेंट कॉस्ट भी कम हो जाता है। करेक्ट, ओके। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिंटफुल, चाइना में वैसे ज्यादा सस्ता बनता है टी-शर्ट्स के सारे। चाइना से बेटर प्राइसिंग तो यार कोई दुनिया में दे नहीं सकता, लेकिन बस डाउन साइड डिलीवरी टाइम का आ जाता है, कि डिलीवरी टाइम ज्यादा है। यूएस में मिल जाएंगे तो डिलीवरी टाइम चाहे आप $1-2 ज्यादा दोगे, बट डिलीवरी टाइम आपका काफी सही रहेगा, लाइक 3-4-5 दिन रहेगा, तो कस्टमर्स भी उससे खुश रहते हैं और आपको और बिजनेस भी देता है। करेक्ट। एंड टी शर्ट डिजाइन्स में कंपटीशन नहीं होता, फॉर एग्जांपल इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो व्हाई वुड समवन नॉट बाय वो वाले ब्रांड्स, एंड हमसे क्यों बाय करेगा टी शर्ट्स? अच्छा क्वेश्चन है। तो यार देखो, अगर आप कुछ ऐसा सेल कर रहे हो जो उसको वॉलमार्ट में या गली नुक्कड़ के किसी भी ब्रांड में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वो आपसे बाय नहीं करेगा, सब।
तो इसलिए ये गेम तब चलेगा जब आप कुछ ऐसा प्रमोट करो जो कि डिफरेंट है। मतलब एग्जाम्पल आपने जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, यूएस में मान लो वॉलमार्ट में बहुत बहुत कॉमन होगा ऐसी कोई टी शर्ट जिसपे जिसपे मैरी क्रिसमस लिखा हो, लाइक कहीं पे भी मिल जाएगी वो तो क्रिसमस के टाइम पे। करेक्ट। लेकिन मान लो आप कोई ऐसी टी शर्ट प्रमोट करते हो जहाँ पे आपने कोई कोट लिखा हुआ है जो कि क्रिसमस कैरल से रिलेटेड है या क्रिसमस से ही रिलेटेड कुछ है जो यूजुअली लोगों को स्टोर्स में नहीं मिलता। तो इस तरह की चीजें चलती हैं। अब आप बोलोगे यार मेरे को कैसे पता चलेगा? सिंपल है, आप ये देखो कि और लोगों के लिए जिस तरह की चीजें काम कर रही है, आपने वहां से इंस्पिरेशन ली, अगर वो उसके लिए काम किया है आपके लिए भी कर सकता है। अब काम कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? एटसी के बेस्ट सेलर्स देख लो, मतलब एटसी के कैटेगरी पे जाके टॉप के प्रोडक्ट्स देखो, कोई एड स्पाई टूल देखो, बिग स्पाई पे चले जाओ, एड सेक्टर पे चले जाओ और इमेज एड्स देखो और उसको सॉर्ट कर लो शेयर्स से लास्ट 90 दिन, लास्ट 1 साल। तो वहां पे आपको वो काफी सारी टी शर्ट एड्स दिखा देगा जो जो जिसमें सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, मतलब शेयर्स हैं वो उस एडवर्टाइजर के लिए काम करिए, उसके लिए काम करिए, आपके लिए भी कर सकती है। अगर वो सेम डिजाइन काम नहीं करता कोई नहीं, मतलब वो नीश में तो दम है, उस नीश में कुछ प्रमोट करके देख लो, उस नीश की टी शर्ट्स गूगल से निकाल लो और नीश स्टोर से निकाल लो, वहां से इंस्पिरेशन ले लो। तो इसलिए ये ऐसी काम करता है यार। आपको कुछ ऐसा सेल करना है जिसमें कोई सोशल प्रूफ ऑलरेडी है और आपको पता है कि ये बहुत ही ज्यादा वैसा नहीं है जो कल लाइक हैप्पी दिवाली की टी शर्ट में इंडिया में बेचूंगा कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैंने कुछ अलग सा राम जी का कोई अलग सा कुछ मैंने डिजाइन सा बना दिया और वहां पे मैंने कुछ दिवाली से रिलेटेड कुछ अच्छा सा कोट लिख दिया, तो चांसेस ज्यादा है ना कि क्योंकि वो हो सकता है लोगों ने कभी देखा ना हो या अगर देखा भी हो तो कम देखा हो। एंड टी शर्ट जैसे अगर हम सेलिंग की बात करें तो काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रीट वेयर होते हैं, तो उनको सेल करना इज काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट कंपेयर टू अगर हम लेट्स से कोई टी शर्ट बनाते हैं उसमें सिंपल हम टेक्स्ट लिख रहे हैं कुछ। एंड रिलेटेड टू वो मैरी क्रिसमस वाला जैसे अगर हम करते हैं, मैंने ये ट्राई किया था उसी में स्ट्रेंजर थिंग्स वाले में, उसमें थोड़ा सा थीम मैंने उसकी डाल दी थी और मैरी क्रिसमस। सो इसमें द पॉइंट आई थिंक इज कि नीश स्पेसिफिक होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नीश स्पेसिफिक कोई आपका प्रोडक्ट नहीं है तो वो नहीं बिकेगा। एंड नीश के थोड़े लाइक टॉप 5 एग्जांपल्स। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है यार। कोई भी नीश जो जिसमें एक इमोशन निकले ऑफ लव या नॉस्टैल्जिया केयर या प्राइड, वो सारे नीशेस अच्छे हैं। अब जैसे कोई भी मेरे जो फेवरेट नीशेस हैं वो मान लो आ जाते हैं मॉम या सन, एक मॉम सन वाला नीश है कि मदर्स जो अपने सन्स के लिए या अपनी डॉटर्स के लिए कुछ टी शर्ट्स ले रही है, वो एक अच्छा नीश है। मतलब फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत अच्छा नीश है। मॉम सन हो गया, ग्रैंड मदर हो गया, ग्रैंड फादर हो गया, या एक और नीश आ जाता है वेटरन्स का नीश बहुत अच्छा है। फिटनेस नीश बहुत अच्छा है जिसमें आप टी शर्ट्स बना रहे हो लेडीज के लिए, मतलब आदमियों के लिए या औरतों के लिए जो जिम जाते हैं या रनिंग करते हैं या योगा करते हैं। तो कोई भी ऐसा नीश, कोई भी ऐसा डिजाइन जिसको पहन के इंसान या तो प्राउड फील करेगा अपने बारे में, स्ट्रॉन्ग फील करेगा अपने बारे में, इमोशनल फील करेगा या बहुत लव फील करेगा किसी और के लिए, किसी और के बारे में सोचते हुए लेट्स से, उस तरह के नीशेस हमने देखा है वो ब्यूटी में बहुत काम करते हैं। करेक्ट। लाइक जैसे ड्रॉप शिपिंग में होता है वो इम्पल्स बाइंग होती है, वी जस्ट सी कि ऐसा कैसा प्रोडक्ट है जो बहुत यूनिक हो, इसमें इमोशन ज्यादा बिकते हैं। करेक्ट, अग्री। जैसे एक फायर फाइटिंग वाली नीश मैंने देखा था, काफी अच्छी चलती है। ये फायर फाइटिंग, नर्सेस, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, ये सारे वेटरन, मतलब काफी पुरानी नीशेस हैं। शुरू में पीओडी ग्रो ही ये नीशेस से हुआ था शुरू में, सब लोग इन नीशेस में घुस गए थे। ओके, तो जैसे ड्रॉप शिपिंग में नीश अगर हम बोलते हैं तो दैट इज लाइक किचन हो गया, होम डेकोर हो गया। इसमें नीश अगर हम देखें तो ऑक्यूपेशन टाइप का हो जाएगा, जैसे फिशिंग हो गया। राइट। ऑनेस्टली ऑक्यूपेशन वाली चीजें इतनी ज्यादा हमारे लिए अच्छी काम नहीं करी है। जो मैं देखता भी हूँ, जो ज्यादातर मैं अपने और अपने सारे क्लाइंट्स के स्टोर्स भी देखता हूँ, सबको मेनली इमोशंस रिलेटेड वाली चीजों में ज्यादा सक्सेस मिली है। इवन जो वेटरन्स वाला नीश है, तो वेटरन भी प्रोफेशन ही हो गया मान लो, वो एक ऐसा नीश है जो बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। उसमें कुछ बहुत बड़े स्टोर्स भी हैं, ब्रांड्स भी हैं, जैसे ग्रैंड स्टाइल या 99 अपैरल, इस तरह के। एक और नीश में देख रहा हूँ आजकल चल रहा है सेल्फ लव एंड सेल्फ अप्रिसिएशन, कैंसर सर्वाइवल वाला कोई नीश है, वो वाली चीज भी मैंने देखा है लोग अच्छा कर रहे हैं उसमें। इनफैक्ट एक सिंपल रूल ऑफ थंब ये भी है, कोई भी ऐसा नीश, कोई भी ऐसा ऑडियंस या कैटेगरी या टॉपिक जिसके बारे में आप पैशनेट हो बहुत ज्यादा, वो भी आप अच्छा उस पर काम कर सकते हो। मान लो आपको बुक्स बहुत पसंद है, रीडिंग बहुत पसंद है, या आप एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आपको मजा आता है, तो हो सकता है वो उस नीश में घुस गए। जैसे एक स्टार्टअप ड्रग्स करके एक साइट बनेगी,
जो कि काफी अच्छे मार्केटर ने बनाई थी, वो उसको सेल कर चुका है। तो वो पूरा स्टार्टअप्स के बारे में, तो वो अच्छा नीच है। मतलब कोई भी हर नीच में पैसा है, डिपेंड करता है कि या तो आप हर चीज टेस्ट करके देखो क्या चल रहा है और उसमें घुस जाओ, या आपने देखा कि मैं इस चीज के बारे में पैशनेट हूँ, आपने चेक किया क्या इसकी क्या ऑडियंस है, क्या इसमें कंपेटिटर्स हैं तो बढ़िया है, उस नीच में घुस जाओ और उसको रन करो। अंडरस्टूड। इसमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को याद आ रहा है, एक जब मैंने स्टार्ट किया था ड्रॉप शिपिंग, उस टाइम पे एक फ्रेंड था मेरा प्रिंट ऑन डिमांड का, वो आई थिंक LA में रहता था उस टाइम पे, तो उसकी स्पेसिफिक एक नीच थी, उसको इंटरेस्ट था आई थिंक DJ वगैरह, EDM वगैरह इसी टाइप की चीज़ों में, एंड उसने उसी से रिलेटेड डिज़ाइंस बनाए, एंड उसमें उसको काफ़ी जल्दी उसमें प्रॉफिट आना भी स्टार्ट हो चुका था। तो लाइक इज इट पॉसिबल कि यू शुड जस्ट फोकस ऑन प्रोडक्ट्स जिसमें आपको भी बहुत इंटरेस्ट है, या फिर जस्ट ट्रेंड के हिसाब से चलो? अगर देखो, डिपेंड करता है। मेरे को तो फॉर मी इट्स ऑलवेज गोना बी द फर्स्ट थिंग, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, पैशन है, आप उस चीज पे जाओ। उस चीज के अंदर आप ट्रेंड से कनेक्ट करके कुछ करना चाहो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेंड्स के बेसिस पे कोई बिजनेस बनाओगे ना, वो बिजनेस नहीं है यार। वो फिर आप बस एक ट्रेंड के हिसाब से आपका बिजनेस चलेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा वो। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बिल्ड करोगे ना जिसमें आप लॉन्ग टर्म विजन देख पा रहे हो कि यार मैं इस नीच में रहना चाहता हूँ, मैं इस कस्टमर इस ऑडियंस को सर्व करना चाहता हूँ, या इस ऑडियंस के और प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, या इनको और प्रोडक्ट्स देना चाहता हूँ जो शायद किसी ने ना दिए उनको, वो है जो एक रियल बिजनेस बना पाता है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ ये सोचेगा ना मैं ट्रेंड जैक कर लेता हूँ, या ये उठा लेता हूँ, तो वो उठा के वो पैसा कमा लेगा, नो डाउट। लेकिन जिस दिन उसने वो करना बंद किया, उसका बिजनेस बिल्कुल डाउन आ जाएगा, रिपीट कस्टमर्स नहीं होंगे, आगे क्या करना है पता नहीं होगा। जिस दिन ट्रेंड्स बंद हो गए, उस दिन क्या करेगा वो बंदा? तो बहुत जरूरी है इसलिए कि आप अपने ऑडियंस को समझो, अपने नीश को समझो, और उस हिसाब से ही अपने खुद के प्रोडक्ट्स, अपने खुद के डिजाइन लेके आओ, और ईमेल मार्केटिंग करो, कस्टमर से बात करो, जाके उनसे समझो उनको क्या चाहिए। कस्टमर से पता है बात करके बहुत कुछ समझ आ जाता है कि उसको क्या चाहिए। अभी जो हम ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं उसमें मैंने चार्ट लगा रखा है, तो लोग मैसेज करते रहते हैं हमें, तो वहां से हमें अगले प्रोडक्ट्स के आइडियाज आने लग गए हैं कि हमें और अगला क्या लाना चाहिए, तो वहां से काफी आइडियाज मिलने लग जाएंगे। ओके, एंड प्रिंट ऑन डिमांड में जैसे मैंने एक ये देखा कि ऑप्शंस भी हम दे सकते हैं, राइट? जैसे मैंने लिख दिया आई लव माय 8 कैट्स, एंड फिर वहाँ पे हमने 8 ऑप्शन दे दिए। वो कस्टम करके कर सकते हैं। वो भी है, उसमें एक प्रोडक्ट कस्टमाइजर करके ऐप आती है, तो वो एंट्रीज ले लेते हैं कि बता दो तुम्हें बिल्लियों के या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के क्या क्या नाम लिखने हैं, तो वो करेक्ट। जैसे वो एक पेंटिंग भी आई थी लास्ट ईयर, काफी ज्यादा वो पॉपुलर हुआ था वो प्रोडक्ट, जिसमें डॉग पेंटिंग थे, अपने डॉग की फोटो डालो। हाँ, ये भी चलता है, राइट। हाँ, जैसे इवन ये जो कैनवस वाला नीचे वाला प्रोडक्ट है, ये भी बहुत प्रॉफिटेबल और अच्छा है, जहाँ पे लोग कैनवस पेंटिंग्स और ये सब सेल करते हैं इन्हीं POD एप्स को यूज करके। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट आइडिया है। So that means like टी-शर्ट is not the only thing जो कि प्रिंट ऑन डिमांड है। प्रिंट ऑन डिमांड एक बहुत बड़ी कैटेगरी है अपने आप में। हाँ यार, 300 प्लस प्रोडक्ट्स है, मतलब काफी कुछ है। ज्वेलरी भी बहुत आजकल चल रही है, शाइन ऑन राइट, शाइन ऑन बहुत लोग मैंने देखा यूज कर रहे हैं। लोग फ्लैग्स बेच रहे हैं, बेडशीट्स, क्विल्ट्स, कवर्स, फोन कवर्स, डायरीज, बहुत कुछ है। पेट प्रोडक्ट्स, जो पेट के मैट्स आते हैं, डोर मैट्स आते हैं, वॉल पेंटिंग्स, क्लॉक्स, बहुत बहुत प्रोडक्ट्स हैं इसमें। करेक्ट। एंड प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट करने के लिए शॉपिफाई इज बेस्ट, या फिर लेट्स से काफी लोग ऐसे जो एटसी पे स्टोर बना रहे हैं, या फिर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स पे बना रहे हैं स्टोर, तो उसमें व्हाट डू यू लाइक रेकमेंड उसके लिए? डिपेंड्स। अगर आप लोग देखो, दोनों चीजें सही हैं। अगर आप खुद का ब्रांड बनाना चाहते हो और सारा कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो, जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ, आपको शॉपिफाई के साथ जाना चाहिए। शॉपिफाई के बाद जब आपको शॉपिफाई अपने खुद के ब्रांड में सक्सेस मिल गई, तो डेफिनेटली आप एटसी या ये स्प्रेडशर्ट या मर्च पे अमेज़न, टीस्प्रिंग, अब इन पे डाइवर्सिफाई कर सकते हो। हम लोग भी एटसी करते हैं, लेकिन एटसी अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसी साल स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, और उसमें अब हमने वो डिजाइन डाले जो हमारे स्टोर पे चलते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमने पूरा एटसी वाला जो स्टोर है वो क्रिएट किया, तो वो भी अच्छा है। बट आई वुड से फोकस ऑन वन थिंग। आई वुड से अपना स्टोर पहले बना लो, उस पर फोकस करते हुए चलो, उसको पहले बनाओ, फिर आप एटसी या इन सब प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। अंडरस्टूड। मतलब एटसी वगैरह पे अपने फिर ब्रांड नेम से बनाओ चीजें। यस एकदम, ताकि अगर कोई सर्च भी करे, आपकी ऐड देख के सर्च करेगा, तो आप ही दिखोगे। ओके। एंड हाउ इज लाइक अगर हम गूगल एड्स वगैरह टेस्ट करते हैं, वो कैसे चलेगा प्रिंट ऑन डिमांड में? डिपेंड। अगर आपके मार्जिन्स अच्छे हैं तो अच्छा चलेगा, सेल्स आएंगी नो डाउट, सेल्स डेफिनेटली आएंगी, बट ज्यादा फायदा तब है जब आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू अच्छा है, आपने फनल्स वगैरह लगा रखे हैं, आप अपसेलिंग वगैरह कर रहे हो, तो फायदा है।
सेल तो डेफिनेटली आएगी। हम लोगों ने गूगल एड्स ट्राई किया है इसके थ्रू अपने पीओडी में थ्रू एन एजेंसी। बट द पॉइंट इज गूगल में ना यार समय लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फेसबुक की तरह पहले दिन सेल नहीं, गूगल में आपको टाइम देना पड़ेगा। बट गूगल इज ऑल्सो मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा। बट अगेन यू वांट टू सेल हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, तभी फायदा है उसमें। तो या तो आपका एओवी बहुत अच्छा है कि लोग आपसे मल्टीपल शर्ट्स ऑर्डर करके, टी शर्ट ऑर्डर करके जा रहे हैं, या तो आप कोई और हाई मार्जिन प्रोडक्ट जैसे कैनवस का एग्जांपल हमने दिया, या शूज हो गए, या तो आप कोई इस तरह का प्रोडक्ट सेल करो। ओके, एंड बेस्ट ऐप कौन सा आप रेकमेंड करोगे टू स्टार्ट प्रिंट ऑन डिमांड सबसे पहले? हमारे टॉप है यार, एक तो प्रिंटिफाई है, फिर एक स्पॉट करके ऐप है spod.com, ऐसी फ्यूल करके एक ऐप है, फ्यूल पीओडी करके कुछ उनका वेबसाइट है, वो भी बहुत अच्छी है। तो टॉप हम ये रेकमेंड करेंगे। प्रिंटफुल इज वेरी गुड, बट प्रिंटफुल महंगा ज्यादा है, उसकी क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी है, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ओके, तो मार्जिन्स के लिए यू हैव टू लाइक स्विच टू अदर प्लेटफॉर्म्स। एक बार आप लाइक स्केल कर रहे हो तब तो आपको करना ही पड़ेगा स्विच। करेक्ट, हाँ जी। बट स्टार्टिंग के लिए ये ऐप्स काफ़ी है प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट करने के लिए। या स्टार्टिंग के लिए अच्छा है, फिर जब आप अच्छा स्केल कर रहे हो फिर आप एक प्राइवेट सप्लायर भी ढूंढ सकते हो यूएसए में उसके। ओके, एंड अगर कोई अभी जैसे आपने फेसबुक एड्स की अगर मैं बात करूँ, मैं आज एक प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा हूँ रिलेटेड टू लेट्स से फिशिंग वाली नीश। अब मैं कितने डिज़ाइन बनाऊँ स्टार्टिंग में टेस्ट करने के लिए, एंड हर एड सेट में अलग अलग रखूँ या फिर एड सेट के अंदर जो एड क्रिएटिव है वो मैं डुप्लीकेट करूँ? सबसे पहले आई वुड से एक किसी भी, अगर आप एक नीश वाइज जा रहे हो तो 5 से 10 डिजाइन टेस्ट करने के लिए बहुत है उस नीश को। बस ये ध्यान रखना कि वो जो डिजाइन्स हैं वो उसमें उनमें सोशल प्रूफ होना चाहिए। मतलब या तो वो और लोगों ने अच्छा बेचे हैं, या आप जो बेचे हैं वो उससे सिमिलर है, चाहे थोड़े वर्ड्स आपने बदल दिए, कुछ आपने बदल दिया। एक कैंपेन में एक डिजाइन, अच्छा हाँ, अगर आप नीश वाइज जा रहे हो तो फिर आप एक एड सेट में मल्टीपल एड्स ट्राई कर सकते हो। जैसे आपने सोचा कि आपने एक कैंपेन में आपने एक एड सेट अभी बनाया, आप फिशिंग वाले लोगों की टारगेट कर रहे हो, लेकिन उसमें 5 एड्स बना दिए। उन 5 एड्स में मान लो बस आप मतलब द डिजाइन अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग लिंक्स पे आप लोगों को भेज रहे हो, प्रोडक्ट लिंक्स पे, या एड कॉपी तो सेम ही होती है मेनली, बट आपने अलग अलग उसमें भेज दिया, तो इससे आपको समझ आ जाएगा इस नीच में सबसे ज्यादा मेरे अच्छा क्या काम कर रहा है। तो और दूसरे एड सेट में आपने बाकी 5 कर लिए, आप ऐसा कर सकते हो। तो हाँ, नीश वाइज ये अप्रोच मुझे लगता है ज्यादा बेटर है। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक कैंपेन में एक ही डिजाइन टेस्ट करते थे, लेकिन तब ये टाइम था तब हम अलग अलग नीशेस ट्राई कर रहे थे, तो वो वर्थ भी है कि आप नीश पे स्पेंड कर रहे हो एक्चुअली। बट इस केस में आई वुड से बजट थोड़ा सा हाई रख देना, क्योंकि आप सिर्फ एक ही कैंपेन में सब ट्राई करने वाले हो, और एड्स भी फिर आपके हिसाब से ज्यादा हो। अंडरस्टूड। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक $100 प्रिंट ऑन डिमांड में? लाइक सबसे बेसिक चीज यही रहती है कि स्टार्टिंग में आपको पहले $100 कैसे कमाने, फिर जो कॉन्फिडेंस आके यू कैन लाइक टेस्ट मल्टीपल चीज उसके बाद। सिंपल है यार, your first set of designs should be similar to what's already working for people. One, ऐसे डिजाइन जो ऑलरेडी और लोग के लिए काम कर रहे हैं, आपके पहले कुछ डिजाइन उसी से मिलते जुलते होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, go live with Facebook ads, keep it slow, be patient, launch Facebook ads, and प्रोसेस में कंसिस्टेंट रहो। $100 या 1000 मतलब काफी आगे लेके जा सकते हो। तो ऐसे आप प्रिंट ऑन डिमांड का खुद का शो स्टार्ट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू बी मोर पेशेंट एंड इसमें आराम से चीज़ें करते रहो। ओके, एंड जैसे आप रिसर्च का बोल रहे हो, मतलब देयर हैज टू बी एक क्राइटेरिया स्पेसिफिकली। यस, हाँ, ये भी अच्छा सवाल है यार। सबसे इम्पोर्टेंट चीज सोशल प्रूफ है यार, जैसे ड्रॉपशिपिंग में होता है ना, सेम है। और एक और जल्दी से बता देता हूँ, अगर आपका डिजाइन सिंपल है, मतलब उसको देख के समझ आ रहा है कि वो है क्या। दूसरा, वो स्पेसिफिक है, मतलब उसको देख के समझ आ जाए इसको पहनेगा कौन, ये यूज कौन करेगा। तीसरा, वो स्केलेबल है, कि मतलब वो ऑडियंस बहुत ही छोटी नहीं है, अच्छी ऑडियंस है, बड़ा साइज है उसका, जैसे मॉम्स, डैड्स, कुत्ते बिल्ली, ये बहुत बड़ा ऑडियंस है इनका। चौथी चीज कि उसमें कम से कम 3 से 4 वर्ड होने चाहिए, वो कोट होना चाहिए, और उसमें 3 से 4 वर्ड हो, मतलब कोई कोट है वो, या कोई सेंटेंस है। ये चीजें बहुत अच्छी काम करती हैं ओवरऑल। जो 4 ट्रेड्स अगर आपको मिल जाते हैं डिजाइन में, वो यूजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ओके, तो मतलब इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग कोई भी रैंडम डिजाइन खुद से बना के, सोशल प्रूफ पहले देखना आपको कि कौन सी एड ऐसी चल रही है ऑलरेडी, एंड जो चल रही है उसमें भी क्या क्राइटेरिया है, लाइक शेयर्स होने चाहिए, उसमें कमेंट्स होने चाहिए। शेयर्स, फॉर अस इट्स ऑलवेज शेयर्स। आपने कोई भी एड स्पाई टूल पे जाके सॉर्ट द रिजल्ट्स बाय शेयर्स, जिसमें भी सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, कम से कम आई वुड से 3000 से ज्यादा शेयर्स हैं जिन भी एड्स में, आप उनको ट्राई कर सकते हो। 3000 2000 से ज्यादा आप उनको ट्राई कर सकते हो। ओके, एंड ड्यूरेशन लाइक लास्ट 30 डेज या फिर उससे पहले? वैसे देखो, डिपेंड करता है। यूजुअली तो आप लास्ट के 90 डेज देख सकते हो,
कई बार ये भी होता है कि जैसे अभी Q4 आ रहा है, तो ना मैं लोगों को ये रेकमेंड करता हूँ कि लास्ट ईयर के Q4 में देखो क्या चला था, तो और वो इस Q4 में ट्राई करो, तो ये भी आप देख सकते हो। वरना अगर आप किसी इवेंट को दिमाग में रखते हुए कर रहे हो, अदरवाइज लास्ट 30, 14, 90 कुछ भी आप देख सकते हो। ओके, एंड इसमें यू फोकस मोर ऑन एवरग्रीन डिजाइन्स टाइप के या फिर सीजनल टाइप्स के, जैसे क्रिसमस आ रहा है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है? 80% एवरग्रीन पे फोकस करते हैं हम लोग और 20% इज गोना बी सीजनल, क्योंकि सीजनल वाले फिर एक पॉइंट के बाद चलने बंद हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो इवेंट की हाइप खत्म हो जाती है। बट 80-90% हम ट्राई करते हैं भाई ओवरऑल ही रखें। और ना लोगों के मिसकंसेप्शन है कि अगर मान लो क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस से रिलेटेड ही कुछ बिकेगा, नहीं ऐसा नहीं। इस टाइम पे Q4 में क्या होता है, और ये आई एम श्योर आपने भी देखा है कि जो आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो वो ज्यादा बिकता है, बिकॉज पीपल हैव मोर मनी टू स्पेंड, वो गिफ्ट ज्यादा खरीदते हैं, वो उन्होंने बजट सेट कर रखा है, इतना तो हम लोग स्पेंड करेंगे ही करेंगे। तो जो ऑलरेडी कर रहे हो उसी को कंटिन्यू रखो, और 10-20% अगर आपको लगता है उस इवेंट से रिलेटेड कुछ ट्राई करना है, जैसे हैलोवीन या ये सब, तो उसको भी ट्राई कर सकते हो। ओके, एंड लास्ट में आपको कुछ एडवाइस वगैरह देनी है जो स्टार्ट करने की सोच रहे हैं प्रिंट ऑन डिमांड? हाँ, तो माय नंबर वन एडवाइस इज गोना बी कि यार जस्ट कीप इट सिंपल, और इसको बहुत सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेट मत करो। किसी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करो, 10 जगहों से प्रोसेस मत लो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो उसी को करो, अगर जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल रहा है। लेकिन अगर आप 10 चैनल पे जा जाके चीजें निकालोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हर कोई आपको सही चीज बता रहा है बट आप कंफ्यूज हो सकते हो। दूसरी चीज, या तो आप कोई प्रोग्राम ले लो, कोई मेंटोर में इन्वेस्ट करो, जिससे आपको पता चल जाए, आप सिंपल रखो चीजों को। और अगर आप स्ट्रगल करो तो आपको आपके पास कोई कम्युनिटी है या कोई है जो आपको बता रहा है कि आप गलत क्या कर रहे हो। और इसको लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये बिजनेस है, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये कोई चिट नहीं है कि चलो वो नहीं है, ये कसिनो नहीं है कि यू माइट जस्ट गेट लकी, ऐसा नहीं है। और तो इसको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह देखो, थोड़ा मैच्योरिटी लेके आओ इस चीज में, तो बस दैट्स इट, यही है। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम निष्कर्ष। सॉरी मेरा गला खराब हो गया। कोई नहीं, थैंक काफी यू। सारी चीजें सीखी हमने इसमें, एंड आई होप लाइक जितने भी लोग इसे देख रहे हो कुछ ना कुछ इसे सीखेंगे एंड अपना बिजनेस अब अच्छे से ज़्यादा स्टार्ट कर पाएंगे।